जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11 फिजिक्स की बात चल रही है। फिजिक्स से पहले हम बात करें फिजिक्स बवाल क्या है। हिंदी में बात करते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में आता क्या है, फिजिक्स में आता क्या है और फिजिक्स पढ़ना क्या क्या है। हमें इस क्लास में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए भाई, चलिए देखते हैं हम फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है और क्या नहीं होता है वो मैं देख लेता हूँ। पहले आप बात करेंगे फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की जनरल स्टडी करना है। अब नेचुरल फिनोमेना कुछ भी हो सकता है। नेचुरल फिनोमेना हो सकता है आपका सूर्य ग्रहण, नेचुरल फिनोमेना आपका हो सकता है चंद्र ग्रहण। और क्या हो सकता है नेचुरल फिनोमेना? सर ये मार्कर नीचे ही क्यों गिर रहा है? सर आइजैक न्यूटन की बात। नेक्स्ट आपका नेचुरल फिनोमेना क्या हो सकता है? रेनबो क्यों बना? रेनबो क्यों बना? एक तो रेनबो होता है आपका प्राइमरी रेनबो और दूसरा रेनबो होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। दो तरह के आपके रेनबो बने। क्यों बने, कैसे बने? हीरा इतना क्यों चमक रहा है? हीरे में ऐसा क्या होगा कि वो चमकता है? जो सारे के सारे जितने भी फिनोमेना है वो नेचुरल फिनोमेना का एनालिसिस कौन करेगा? नेचुरल फिनोमेना का एनालिसिस करेगा हम सब कुछ फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जितने भी फिनोमेना, जो भी बातें आप होंगी सब किसमें होंगी? नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स की होंगी। आप फिजिक्स में यदि आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में आप पढ़ चुके थे, उसमें आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर क्या था सर? V था पोटेंशियल डिफरेंस, I था करंट और R था आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इसमें क्या किया था भाई हमने? सर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हुआ, उसके दो एंड पर लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हमने क्या यूज किया था? हमने यूज किया था रेजिस्टेंस नाम का वर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या जेई फिजिक्स में है? हाँ फिजिक्स में ही है, क्योंकि चार्ज कैसे बना? चार्ज बना था, याद करो, कोई भी चीज को हमने जब आपने इसको रब किया था सिल्क पर तो इस पर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो चार्ज बनना था। और चार्ज की वजह से जो डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हुए, उन डस्ट पार्टिकल्स ने कहां पे एनालिसिस करेंगे हम लोग? फिजिक्स में। जितने भी नेचुरल और नेचर से रिलेटेड भी कोई भी बात होगी वो फिजिक्स में बात की जाएगी, चाहे वो एप्पल का गिरना हो या फिर करंट का चलना हो। इसके अलावा फिजिक्स में हम उसकी बात करेंगे जो आपने देखा हो मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ रुकती है। क्यों नॉर्थ साउथ रुकती है? ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं रुक रही भैया? कौन कहां पे एनालिसिस किया जाएगा? फिजिक्स में एनालिसिस किया जाएगा। चलिए भाई, और फिजिक्स में हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं? फिजिक्स में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी नेचुरल फिनोमेना, कैसा भी नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आपको याद आ गई। फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो उसकी जनरल स्टडी करना ही फिजिक्स है। फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को पता ही है आपको। केमिस्ट्री में क्या आता है सर? केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होंगी कोई भी वो केमिस्ट्री में आएंगी। और यदि आप बात करें लाइव और डेड सेल के बारे में, सेल के बारे में, तो वो किस में आएगा? बायोलॉजी में आएगा। तो फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। स्काई का ब्लू होना, स्काई नीले रंग का क्यों होता है? आपने जितने भी चीजें पढ़ी सब किसमें थी? फिजिक्स में थी। याद करिए, जितने भी नेचुरल फिनोमेना आप अभी तक पढ़े होंगे आपने वो सारे किस में आए होंगे? वो सभी फिजिक्स में आए होंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल फिनोमेना, कैसा भी नेचुरल फिनोमेना, कैसा भी नेचुरल फिनोमेना, यदि मैं कहूं जिसमें फ्रिक्शन हो रहा है, यदि एक सिंपल सी बात और ले लेता हूं मैं, सिंपल सी बात है कि यदि मेरे पास एक गाड़ी है और गाड़ी में धक्का लगा रहा हूं तो मैं धक्का लगा रहा हूं तो नहीं चल रही है। मान लो 3 लोगों ने धक्का लगाया, गाड़ी चल दी, फिर बाकी 2 लोग रुक गए, एक बंदा धक्का लगाए ले जा रहा है गाड़ी को। ऐसा क्यों हुआ भाई? पहले एक बंदा धक्का लगा रहा, गाड़ी नहीं चल रही थी, अब वही बंदा चलती हुई गाड़ी में और धक्का लगाए जा रहा है, वो एक ही बंदा चला रहा है। कैसे चल रही भाई? कहां पर? क्यों? कैसे? कब?
भाई किसने क्या कर दिया, कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। तो फिजिक्स इज अ नेचर से कोई भी कैसा भी राज खोलता कौन है, फिजिक्स। अब आते हैं राज की बात। राज मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमारे नेचर के सारे राज को खोल देता है। फिजिक्स कोई भी नेचर का राज हो, अब राज खोलना, मिस्ट्री को डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात हो गई, इसीलिए फिजिक्स आप लोगों को कठिन लग रही है। बट फिजिक्स में कुछ नहीं है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स क्या कर रही है, सिंपल वर्ड में, लेमन तरीके में हम कह सकते हैं फिजिक्स हमारे नेचर के सारे राज को, जितने भी मिस्टिकल राज हैं, जितने भी उसके नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड चीजें हैं, सब कौन निकालता है, फिजिक्स निकालती है। तो अब फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा समझ में आ गया हमारे कि फिजिक्स क्या है, नेचर का कोई भी राज हो, नेचर का कोई भी सीक्रेट हो, वो कौन निकालेगा, फिजिक्स यानी कि सीक्रेट ऑफ द नेचर डिस्कवर्ड बाय फिजिक्स। कैसा भी सीक्रेट हो, कैसा भी कहीं का भी सीक्रेट हो, तो वो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगी। अब आते हैं फिजिक्स में, आपने जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा ओम्स लॉ V = IR। ये V = IR बना कैसे था, किसने बना दिया भैया, सपना हुआ था ओम्स को, तो ये V = IR बना दिया नहीं। तो पहले हमने पढ़ लिया फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब आते हैं फिजिक्स के ये नियम बनते कैसे हैं, V = IR। अब तो और भी पढ़ने पड़ेंगे 11th और 12th में ना, कितने डेफिनेशन, कितने फॉर्मूले कहां से बन जाएंगे, सामने थोड़ा हुए थे। कोई भी फिजिक्स का, या सिंपल सी बात समझिए, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला बनता नहीं है, उन्हें बनाना पड़ता है, और उस बनाने वाले मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। फिजिक्स के सारे फॉर्मूले इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बनते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिजिक्स के सबसे लास्ट में इसकी ब्लैक से लिखा हुआ है, और मैं इस समय ग्रीन से लिख रहा हूं। फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले बने वो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही बनते हैं। यदि आपको भी कोई फिजिसिस्ट बनना है और फिजिक्स का कोई लॉ देना है, तो आपको इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और यदि आप 6 स्टेप्स को वेरीफाई करा गए, 6 स्टेप को आप वेरीफाई करा गए, तो आप साइंटिस्ट बन गए, आप भी ओम्स की टक्कर में आ गए। सिंपल सी बात है। यानी कि यदि आपको फिजिक्स में कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। और इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद क्या होगा, इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक मेथड बनेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है सर, साइंटिफिक मेथड फिजिक्स की कोई भी थ्योरी जो होती है वो कैसे बनती है, उसके स्टेप्स हैं। फिजिक्स की कोई भी थ्योरी कैसे बनती है और उसकी जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाते हैं, साइंटिफिक मेथड। द स्टेप्स which makes a theory of physics is known as scientific method। कोई भी साइंटिफिक मेथड, इसके स्टेप्स। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप्स है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ है मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ है प्रिडिक्शन, और सिक्स है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। अब आते हैं इनको डिटेल में पढ़ने के लिए। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए हम देखते हैं नंबर 1 सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऐसा ही क्यों हुआ भैया, ऐसा ही क्यों हुआ? यदि मैं कहता कि सिंपल सी बात जाते हैं न्यूटन के जमाने पर, न्यूटन के पता है यार, आपको याद आ रहा होगा न्यूटन क्या कर रहा था। सुना है कि न्यूटन अपनी मम्मी को एक लेटर लिख रहा था और एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सर पे आके एक एप्पल आके गिरा। भैया एप्पल गिरा, यदि आपके सर पर एप्पल गिरता तो आप क्या करते? सबसे पहले एप्पल को उठाते और छुपा के रख लेते कि आपका दोस्त ना उसे देख ले, ना उसे भी आधा देना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा, भैया ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, लाइट क्यों नहीं गया, लेफ्ट क्यों नहीं गया, ऊपर ही क्यों निकल गया? यानी क्या हुआ, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि पहला स्टेप ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही सबसे नीचे लिखे हुए हैं स्टेप्स वाले,
सबसे नीचे वाली लाइन है ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। चलिए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मींस ऐसा ही क्यों हुआ, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा और कहीं क्यों नहीं गया। सेकंड, दूसरा, अब न्यूटन ने क्या किया, उस एप्पल को उठाया और अपनी लैब में ले गया। एप्पल को उठाकर अपनी लैब में ले जाता है न्यूटन और क्या करता है, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करता है, 1 2 3 4 5 हजारों एक्सपेरिमेंट करता है। और एक्सपेरिमेंट में करता क्या है वो भी समझ लीजिए। कभी एप्पल को एक एक्स हाइट से गिराता है, कभी वाई हाइट से गिराता है, कभी दिन में गिराता है, कभी रात में गिराता है, कभी फॉग में गिराता है, कभी बारिश में गिराता है और एन नंबर ऑफ टाइम पर गिराता है। और एप्पल को फिर क्या करता है, एप्पल को काट के गिराता है, एप्पल को पूरा हॉलो कर देता है, उसमें आयरन बॉल भर देता है। इस तरह से एन नंबर ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड क्यों कहा कि सब कुछ एप्पल का गिरना सब कुछ किसके हाथ में कंट्रोल था, सारा न्यूटन के हाथ में कंट्रोल था। पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही क्यों हुआ, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। भैया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किसके कंट्रोल में थे, सारे के सारे साइंटिस्ट के कंट्रोल में थे। ऐसा क्यों हुआ, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा अब वो एप्पल गिरा और उस एप्पल गिरने के बाद जो जमीन पर लगने वाला फोर्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, फोर्स को कैलकुलेट किया। अब फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, जो हाइट से डिफरेंट हाइट से जो एप्पल गिर रहा है उसके फोर्स को कैलकुलेट करने पर उसने इतने क्या देखा कि भैया एक्स हाइट पर कितना फोर्स लगा, वाई हाइट पर कितना फोर्स लगा, जेड हाइट पर कितना लगा, एप्पल अकेला एप्पल गिरा तो कितना फोर्स लगा और एप्पल के साथ में एक और एप्पल ऐड कर दिया तब कितना लगा, और एप्पल को हॉलो करके गिराया तब कितना फोर्स लगा, और एप्पल के अंदर बॉल्स डाल दी, आयरन बॉल डाल दी तब कितना फोर्स लगा। तो इन सब के लिए उसने टेबल बना ली। और वो क्या देखता है सर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी का मतलब ही यही होता है कि जो असर दिखा रहा है दिन में और रात में गिराने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हटा दिया। इसका मतलब क्या है सर, जो एप्पल का हाइट और एप्पल का वेट जो असर दिखा रहा है वो किस में आएगा, वो आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या हुआ सर, उसने एक रीजनिंग बना ली कि एक्स हाइट पर इतना फोर्स, वाई हाइट पर इतना फोर्स, जेड हाइट पर इतना फोर्स, एक्स वेट होगा तब एक्स वेट पर इतना फोर्स, वाई वेट पर इतना फोर्स। यानी कि ऐसा ही क्यों हुआ, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अपने लैब में जाके किए, फिर क्या किया उसने, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करी, यानी उनको सबको मिला के एक रीजनिंग बना दी, जिससे क्या हुआ, पूरा का पूरा एक रिलेशन बन गया कि भैया जमीन पर लगने वाले फोर्स का, जमीन पर यदि कोई फोर्स लग रहा है तो वो हाइट पर कितना डिपेंडेंसी है, जमीन पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो उस एप्पल के वेट पर कितना डिपेंडेंसी है। और ये 3 पॉइंट कंसीडर हो गए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब आते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करें तो सिंपल सी बात यदि आपको आ रही होगी तो V और I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद आ रहा है आप लोगों को। V और I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब आपस में क्या रिलेशन है भैया, दुगना बढ़ रहा है, तिगना बढ़ रहा है, चौथा 4 गुना बढ़ रहा है, या फिर हाफ हो रहा है, या फिर इनवर्सली रिलेशन है। यानी कोई भी रिलेशन निकालना है तो वो किस में आएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में आएगी। आपको याद हो रहा होगा कि न्यूटन ने क्या कहा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, याद आया, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि किसी को याद आ रहा हो तो प्लीज दोबारा देख लो, मैं देख ही रहा हूं तो कैमरे में आ रहा हो, मैं दोबारा याद लिख देता हूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही तो बात कही थी न्यूटन ने। भैया यही बात तो तुम्हारी मैथमेटिकल मॉडलिंग है, यही बात तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। यानी कि F जो है वो किसके है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही बात मैथमेटिकल मॉडलिंग। और F सर दूरी के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और ये आपकी क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर आते हैं प्रेडिक्शन। भैया इसके बाद न्यूटन ने इसका प्रेडिक्शन कर दिया। अब ये काम 1 2 3 4 5 मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग और प्रेडिक्शन, ये सारे के सारे काम न्यूटन ने खुद किए। सारे के सारे काम किसने किए, न्यूटन ने खुद किए। अब क्या होना है, अब क्या करेगा न्यूटन,
अब न्यूटन क्या करेगा, अब उसको बनी बनाई थ्योरी को किसी को दिखाएगा ना कि भैया देख ले भाई हमने सब सही कर दिया, अब चेक कर लो कहीं पर भी तुम ले जाओ हम सही है। तो उसको क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। यदि वेरीफाई हो गई तो तुम बन गए साइंटिस्ट, खत्म। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, दोनों को मिला दो, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। यानी कि यदि आपने इन 6 स्टेप्स को 100% फॉलो कर दिया तो आप बन गए साइंटिस्ट। और फॉर्मूला क्या बना दिया आपका, F डायरेक्टली F इक्वल टू लगाता हूं मैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बन गया ना फॉर्मूला। तो भैया साइंटिस्ट बनने के लिए 6 स्टेप्स, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। अब भैया सबसे लास्ट वाला, यदि आपके बॉस ने, यदि आपने मेरे पास लाए सर ने और मेरे पास लाया और सर मैंने सब थ्योरी बना दी, फॉल्सिफाई कर दी मैंने, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट पहुंच जाओ, फिर दोबारा से काम करो। यानी कि फॉल्सिफाई हो गई तो थ्योरी सही नहीं है और वेरीफाई हो गई तो बन गए साइंटिस्ट जस्ट लाइक ए न्यूटन। तो अब यानी कि कोई भी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। साइंटिफिक मेथड क्या है, कोई भी फिजिक्स की थ्योरी बनती कैसे है, सर इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कोई भी फिजिक्स की थ्योरी बनेगी। अब ये स्टेप समझ में आ गए, ऐसा ही क्यों हुआ। दूसरा, सर एक्सपेरिमेंट किए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए हमने लैब में जाके, जब एक्सपेरिमेंट हो गए तो उनका रीजनिंग, उनका रिलेशन बना लिया कि सर किस किस चीज का हमारे एक्सपेरिमेंट पर असर पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, सर मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिन चीजों का असर पड़ा उनको लिख लिया और इस तरह की एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बना दी। फिर प्रेडिक्शन कर दिया और यहाँ से आपका लास्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में सबसे नीचे लाइन है और ये दोनों आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के सेकंड पेज में सबसे ऊपर, ठीक है ना। चलिए भाई, फर्स्ट चैप्टर में आपने इतना पढ़ लिया। अब आते हैं, यदि मैं इसको थोड़ा सा और हिंट दे दूं तो न्यूटन ने इतना ही कहा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, और इन दोनों को उसने मिक्स कर दिया। आपको पता है G क्या है, G एक कांस्टेंट आया क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के वजह से वो लगाना पड़ा। वैसे G को एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसको हम बाद में आपको डिटेल में पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपने R भी पढ़ा था एक कांस्टेंट लास्ट ईयर, ठीक है ना। इसी तरह बाद में पढ़ लेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। अब आते हैं हम फिजिक्स पढ़ना कैसे। 11th अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब एक ही बुक में थी, लेकिन अब क्या है 11th में आके आपके पास सब कुछ एक बुक में नहीं है। फिजिक्स की अलग 2 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की अलग बुक्स हैं और बायोलॉजी की फिर अलग बुक्स हैं। तो भैया अब फिजिक्स में पढ़नी कैसे है, फिजिक्स बहुत सारा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स क्या है सर, फिजिक्स क्या कहती है, राज निकालती है, और राज निकालने में तुम लोग वैसे ही एक्सपर्ट हो, तो बस राज निकाल दो, बन गए फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता। क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इतने बड़े विद्वान बन गए, बस फिजिक्स के नेचर के राज निकाल दो, फिजिक्स के साइंटिस्ट बन गए। इस जे है फिजिक्स और कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं रह गई फिजिक्स। अब आते हैं फिजिक्स पढ़नी कैसे है। फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं 2 मेथड से, जैसे सिंपल सी बात है मैं समझा देता हूँ आपको। एक है आपका यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन पहले रिडक्शन बना देता हूँ, फिर यूनिफिकेशन बना दूंगा। रिडक्शन आप पता है, रिडक्शन मतलब काटना, छांटना, छोटा करना, यही बात आती है। तो भैया फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है उसके हमने क्या किए, छोटे 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 टुकड़े कर डाले, और वो किसमें आ गया, और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग पढ़ लिया। तो वो किसमें आ गया सर, वो आ गया हमारा किसमें, फिजिक्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसको रिड्यूस करके पढ़ेंगे, एक तरीके से में आ गया। और दूसरा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन कैसा तरीका है भाई, यूनिफिकेशन में हम क्या करेंगे, यूनिफिकेशन में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, ठीक है ना, किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और उसका लिंक बना लिया दूसरे से, उसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। से मैं दोनों ही चीजें समझा देता हूं आपको कि यदि आपको इस बोर्ड पर समझना, अभी दोबारा से, इस बोर्ड पर इस समय कितना प्रेशर लग रहा है एयर्स के मॉलिक्यूल्स का, इस पूरे बोर्ड पर इस समय एयर के मॉलिक्यूल्स का कितना प्रेशर लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे सर, इस समय टेम्परेचर कितना है,
नंबर 1। सर यहाँ पर कितने एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितने मोल, कितनी क्वांटिटी है। सर एक एक्सिस पे आके कितना टकरा रहे हैं, इस एक्सिस पे कुछ टकरा के लौट रहे होंगे तो वो आपस में कितना टक्कर मार रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हमने क्या किया पहले, और उसकी हेल्प से हमने इस पर लगने वाले एयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकाल दिया इस बोर्ड पर, तो वो किस में आएगा, रिडक्शन में। और यही हम बात करती हैं कि यदि, हाँ जी आपको सामने दिख रहा है छोटा सा F = G(m1m2/r²), ये न्यूटन की बात है। यदि न्यूटन की बात को यदि हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और हम चेक करने लगे, हम लॉ पढ़ने लगे किसके, केपलर्स के लॉ पे पहुंच जाएं, या फिर हम पता लगाएं कि भैया अर्थ सन पर कितना फोर्स लगा रही है एंड सो ऑन, यानी कि यदि हम कभी भी ग्रेविटेशन का यूज करके हम मोशन पर आ जाएं, किसके मोशन पर भैया, आपके जितने भी अर्थ है, सन है, इन सब के, ठीक है ना, प्लैनेटरी मोशन पर डालें, इनका यूज करके हम प्लैनेटरी मोशन में कुछ यूज कर डालें तो वो क्या होगा, वो अपना होगा यूनिफिकेशन, यानी कि सेम फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया और अपना नया कॉन्सेप्ट पढ़ डाला, वो क्या पढ़ लेंगे हम लोग उसमें, यूनिफिकेशन में। आज में फिजिक्स में हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने फिजिक्स में पढ़ लिया सबसे पहले फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज अ जनरल स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। दूसरा हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा, सर फिजिक्स के कोई भी थ्योरी बनती कैसे है, फिजिक्स की थ्योरी बनती है साइंटिफिक मेथड से। उस साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स पढ़ लिए, पहला स्टेप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग, पांचवा प्रेडिक्शन, छठवां वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने आज पढ़ा कि फिजिक्स को हम पढ़ेंगे कैसे। भैया फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे, एक पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो वो हमारा यूनिफिकेशन, और यदि हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके टुकड़े कर लिए छोटे छोटे और उसमें मिला के पढ़े तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस करना, और उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों, बाय।